डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम डिनर में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। इससे पहले अपन ने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी नर जनन तंत्र के बारे में, जिसमें अपन बात कर रहे थे जो सहायक ग्रंथियां हैं उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, यदि अपन लोग बात करें मादा जनन तंत्र के बारे में, तो सबसे पहली चीज ये किस में पाई जाती है। ये जो जनन तंत्र होता है वह मादा के श्रोणी क्षेत्र में भाग में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? श्रोणी क्षेत्र में। किसमें पाया जाता है स्टूडेंट? श्रोणी क्षेत्र में पाया जाता है। श्रोणी क्षेत्र क्या होता है स्टूडेंट? श्रोणी क्षेत्र अपन लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है उसको अपन 4 भागों में बांटते हैं। ऊपर से नीचे आने पर सबसे पहले आता है सिर, फिर आता है धड़, फिर आता है उदर, और फिर सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? श्रोणी क्षेत्र बोलते हैं। और श्रोणी क्षेत्र में ही आपके क्या देखने को मिलते हैं? मादा जनन तंत्र देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र जो है उसके कितने भाग होते हैं। मादा जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। और बेटा ये कौन कौन से? सबसे पहले चीज प्राथमिक जनन अंग। तो पहला जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनन अंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन सभी जानते हैं कि प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं। वे अंग जो क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मक। यहाँ पर मादा जनन तंत्र की बात की जा रही है, तो इसमें किसका निर्माण करेंगे? वह मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अंडाशय होता है वो क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग के रूप में कार्य करता है। इसके बाद जो इनके सहायक जनन अंग होते हैं, या जिन्हें अपन द्वितीयक लैंगिक अंग भी बोल सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बेटा? अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और बाह्य जननेंद्रियां। और इसके साथ साथ जो सहायक ग्रंथियां उनमें बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां भी आती हैं। ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन अंडाशय के लिए। ठीक है स्टूडेंट, किसके बारे में बात करेंगे? अंडाशय के बारे में बात करेंगे। याद रखना स्टूडेंट, जो स्तन ग्रंथियां हैं उसके लिए अपनी एनसीईआरटी ने बात की है। जो अपनी एनसीईआरटी है वो ये बोलती है कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसके साथ ये सभी अंग मिलकर, यानी कि जो आपके जनन अंग, तो स्टूडेंट जो जनन अंग है और साथ ही साथ जो स्तन ग्रंथियां हैं, ये सब आपस में मिलकर एक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप बनाती हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं? ये आपस में मिलकर एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उनकी क्रियाओं में भी क्या करते हैं? जो भी कार्य है उनमें ये सहायता करते हैं। अब बात, तो स्टूडेंट यदि अपन बात करते हैं अंडाशय की, तो देखिए स्टूडेंट, अंडाशय स्त्री के क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यही है। इनको प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्त्री युग्मक, यानी कि जो मादा युग्मक होते हैं, अंडाणु या ओवम, उसका ये निर्माण करते हैं। और इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन का भी स्रावण करते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं उनको अंडाशयी हार्मोन भी कहा जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं? जो स्त्री है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को लेकर आते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर क्या क्या देखने को मिलता है? उदर के निचले भाग में यह स्थित होता है और वहां पर क्या देखने को मिलते हैं? एक एक अंडाशय जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब स्त्री के अंदर कितने अंडाशय पाए जाते हैं बेटा? 1 जोड़ी अंडाशय यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होती है बेटा? प्रत्येक अंडाशय की लंबाई आपको याद रखनी है 2 से 4 सेंटीमीटर आपकी लगभग देखने को मिलती है। तो प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और यह श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ा रहता है। तो जो श्रोणी जो भाग है उसकी जो भित्तियां हैं और साथ ही साथ जो गर्भाशय है उससे किसके द्वारा जुड़ा रहता है? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको इंपॉर्टेंट में डाल देनी है, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होगा? आपका जो अंडाशय होते हैं, तो स्टूडेंट जो अंडाशय होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? श्रोणी भित्ति और गर्भाशय से लिगामेंट या स्नायुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका हुआ होता है। तो जो ये अंडाशय होता है, इस अंडाशय के ऊपर क्या पाई जाती है? एक पतली उपकला पाई जाती है जो कि अंडाशय पिठिका से जुड़ा रहता है। जो ओवेरियन स्ट्रोमा, जो इसका अंदर वाला भाग होता है, इसे स्टूडेंट क्या बोलते हैं अपन? ओवेरियन, यानी कि अंडाशयी पिठिका या ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। यह पिठिका कितने भागों में बढ़ती है बेटा? ये जो बाहरी भाग है, ये जो आपको बाहरी भाग दिखाई दे रहा है, इसको अपन लोग बोलते हैं वलकुट। क्या बोलते हैं बेटा? वलकुट। और अंदर वाला भाग जो होता है इसे अपन बोलते हैं मध्यांश। तो आंतरिक भाग तो मध्यांश होता है और बाहरी भाग क्या होता है? वलकुट। बेटा इस क्षेत्र में क्या बनते हैं? इस क्षेत्र में आपकी पुटिकाओं का निर्माण होता है और साथ ही साथ अंडाणु जो होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। जबकि मध्यांश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या खुलती है? रक्तवाहिनियां आकर खुलती है। क्या खुलती है स्टूडेंट? रक्तवाहिनियां आकर खुलती है। ठीक है। अब देन अपन बात करते हैं किसके बारे में बेटा? अंडवाहिनियों के बारे में, कि जो अंडवाहिनियां हैं वो क्या होती हैं। अंडवाहिनियों को अपन डिंब वाहिनी या फेलोपियन नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनियों को अपन डिंब वाहिनी नलिका, फेलोपियन नलिका भी कहते हैं। यह गर्भाशय तथा योनि
तो अंडवाहिनियों को अपन डिंब वाहिनी नलिका या फेलोपियन नलिका भी कहा जाता है। प्रत्येक डिंब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो जो डिंब वाहिनी नलिका या अपन बोल सकते हैं जो अंडवाहिनी नलिका है वह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अंडाशय है, ये अंडाशय कुछ यहाँ है और यहाँ से क्या होगी, यहाँ से जो अंडवाहिनी है ये आपकी शुरू होती है। अंडवाहिनी यहां से शुरू होगी और ये कहां जाएगी, ये गर्भाशय से फिर आगे जुड़ी हुई होती है। तो जो अंडवाहिनी होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह एक तरफ से तो अंडाशय से और दूसरी तरफ गर्भाशय से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का जो हिस्सा होता है वह कीप के आकार का होता है। तो जो अंडाशय के एकदम पास वाला जो ये वाला हिस्सा है इसे अपन क्या बोलते हैं, ये कीप के समान आपको देखने को मिलेगा। इसे अपन बेटा क्या बोलते हैं, कीपक बोलते हैं या इनफंडिबुलम बोलते हैं। एक बार अपन डायग्राम पे भी जाएंगे, पहले इस थ्योरी को अपन देख लेते हैं। इस कीपक के किनारे अंगुली के समान, मतलब आपको फिंगर लाइक ऐसे ऐसे कुछ क्या मिलेगी, आपको संरचनाएं मिलती है। तो ये फिंगर के समान यानी अंगुली के समान प्रवर्ध देखने को मिलते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, इन्हें अपन झालर या फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, झालर या फिम्बरी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें झालर या फिम्बरी कहा जाता है। अंडोसर के दौरान क्या होता है बेटा, देखिए जी, अंडोसर, पहली चीज तो ये होता है कि बेटा अंडोसर होता क्या है। अंडोसर का मतलब होता है कि जब अंडाशय से एक परिपक्व जो अंडाणु है वो निकलकर बाहर आता है, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अंडोसर, यानी कि अंडाणु का मुक्त होना अंडोसर कहलाता है। तो जब अंडाणु मुक्त होता है तो उसके दौरान अंडाशय से जो निकला हुआ अंडाणु है उसको संग्रहित करने में कौन सहायता करते हैं बेटा, झालर सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, जो अंगुली के समान प्रवर्ध है वो यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। मूवमेंट का मतलब गति करने लग जाएंगे और गति करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो अंडाणु है वो किस में चला जाएगा, वो अंडवाहिनी में चला जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन सी गति देखने को मिलती है, तो बेटा यहाँ पर आपको पक्षमापी गति मिलती है। क्या मिलती है बेटा, पक्षमापी गति मिलती है। ठीक है, कीपक यहाँ पे आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है। अब जो कीपक वाला भाग है, मतलब ये वाला जो भाग है वो फिर आगे चलकर एक चौड़े भाग में खुलता है। इस चौड़े भाग को अपन क्या बोलते हैं, तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, तुम्बिका या एम्पुला। और अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है वो काफी सकड़ा होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्थमस या संकीर्ण पथ कहते हैं। इसमें एक सक्रिय अवकाशिका होती है जो गर्भाशय को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो चौड़ा भाग है उसे तुम्बिका बोलते हैं, सकड़ा भाग है उसे क्या बोलते हैं, संकीर्ण पथ या स्थमस बोलते हैं। बेटा एम्पुला और स्थमस के, यानी जहां पर एम्पुला और स्थमस के संधि स्थल पर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसकी प्रक्रिया संपन्न होती है बेटा, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बात करते हैं अपन, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अपन बात करेंगे बेटा गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय क्या होता है बेटा, गर्भाशय केवल एक ही होता है। देखिए अंडाशय भी एक जोड़ी होते हैं, अंडवाहिनी भी एक जोड़ी होती है, लेकिन जो गर्भाशय होता है वो एक ही होता है और इसे क्या कहते हैं, बच्चादानी या वूम्ब भी कहते हैं। ये काफी ज्यादा मस्कुलर होता है, मतलब कि ये पेशीय अंग होता है। कैसा अंग होता है बेटा, ये पेशीय अंग। गर्भाशय का आकार किसके समान दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती के समान दिखाई देता है। जैसे आपकी नाशपाती देखी होगी आपने, नाशपाती का जो नीचे वाला भाग होता है वो तो चौड़ा होता है, जबकि ऊपर वाला भाग सकड़ा होता है। अगर आप उसको उल्टा रख दो तो कैसा लगेगा आपको, कुछ इस तरीके से लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है वो तो क्या है, चौड़ा है, और नीचे वाला भाग सकड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है, वॉम्ब देखने को मिलता है, गर्भाशय देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो जो गर्भाशय होता है वह श्रोणि भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, स्नायुओं के द्वारा जुड़ा रहता है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय जो होता है वो एक पतली, मतलब जो ग्रीवा होगा या अपन बोल सकते हैं एक कैप होती है, उसके द्वारा किसमें खुलता है बेटा, योनि वाले मार्ग में खुलता है। किसमें खुलता है, योनि वाले भाग में खुलता है। अगर आप इस चीज को देख पाओगे, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, गर्भाशय। और जो ये एक कीप नुमा संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये योनि वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर एक केप नुमा संरचना में किसमें खुल रहा है बेटा, ये योनि वाले भाग में खुल रहा है। किसमें खुल रहा है बेटा, योनि वाले भाग में। ठीक है, ग्रीवा की गुहा,
ग्रीवा की जो गुहा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल। इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीवा नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस भाग को अपन ग्रीवा नाल बोलते हैं, सर्विक्स इसे कहा जाता है। और ये क्या होती है, ये ग्रीवा नाल और ये दोनों भाग कौन से, ग्रीवा नाल और योनि दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जन्म नाल या बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। गर्भाशय की जो भित्ति होती है, अब ये जो गर्भाशय की जो भित्तियां हैं वो कितने, गर्भाशय की जो भित्तियां होती हैं वो कुछ स्तरों से मिलकर बनी होती है। अब कौन कौन से स्तर होते हैं बेटा, इनके नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे बाहरी जो स्तर होता है, देखिए भाई, ये सबसे जो बाहरी वाला स्तर है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, परिगर्भाशय। क्या बोलते हैं इसको, सबसे बाहर वाले स्तर को अपन बोलते हैं परिगर्भाशय। जो ये बीच वाला स्तर है, जो क्या है आपका, ये बीच वाला स्तर है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, या अपन बोलते हैं इसे गर्भाशयी पेशी स्तर। जो दूसरा स्तर बीच वाला स्तर होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर। और जो सबसे अंदर वाला जो ये आपको झिल्ली में स्तर दिखाई दे रहा है, जो ये आपको यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय अंतस्तर या एंडोमेट्रियम इसे कहते हैं। तो बाहरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय की भित्ति जो होती है वह ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी परत बेटा क्या होती है, झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय। तो सबसे बाहर जी जो परत होती है, जो गर्भाशय की सबसे बाहरी परत होती है वो कैसी होती है, वो झिल्ली में होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो मध्य वाली होती है, मध्य वाली जो होती है वो कैसी होती है, चिकनी पेशीय स्तर से बनी होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर। और जो सबसे आंतरिक होती है वह कैसी बनाती है, ग्रंथिल स्तर का निर्माण करती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, गर्भाशय अंतस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो गर्भाशय गुहा को क्या करती है, स्थित करती है, या क्या करती है, गर्भाशय गुहा को स्थित करती है। कई बार क्या होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या आंत्र चक्र के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में क्या आता है बेटा, चक्रीय परिवर्तन आता है। और गर्भाशय पेशीय स्तर में प्रसव के समय क्या होते हैं, काफी तेज संकुचन पैदा होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि भाई जब आंत्र चक्र की शुरुआत होती है तो उसके दौरान जो रक्त स्त्राव होता है वो रक्त स्त्राव इसलिए होता है क्योंकि आंत्र चक्र के दौरान क्या होगा, जो गर्भाशय का अंत स्तर होता है उसके अंदर स्तर जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, रप्चर होने लग जाएगा, वो टूटने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है। और गर्भाशय पेशीय स्तर यानी मायोमेट्रियम होता है, उसमें प्रसव के दौरान जो तीव्र संकुचन पैदा होते हैं वो किसके कारण पैदा होते हैं, मायोमेट्रियम की जो स्तर है उसमें संकुचन के कारण पैदा होते हैं। अब आता है बेटा कौन सा भाग, स्त्री के बाह्य जननेंद्रियां, कि स्त्री के अंदर जो बाह्य जननेंद्रिय के रूप में कौन कौन सी संरचनाएं आपको दिखाई देती है। तो स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय अंगों में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, जगन सेल जिसे अपन क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस, वृहद बगोस्ट जिसे अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लघु बगोस्ट लेबिया माइनोरा, योनि छद जिसे अपन हाइमन बोलते हैं, और भगशेव जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है, याद रख लेना स्टूडेंट, भगशेव या क्लाइटोरिस जो है वह नर के सिसन का समजात होता है। यह नर के सिसन का समजात अंग होता है। जगन सेल जो होते हैं यहाँ पे, सबसे पहली बात अगर की जाए जगन सेल या मोन्स प्यूबिस की बेटा, ये क्या होता है, वसा में ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है, मतलब जो सबसे बाहरी भाग में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से। तो ये वाला भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जगन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जगन सेल बोलते हैं। इसके बाद आता है वृहद भगोष्ठ। वृहद भगोष्ठ क्या है, वृहद भगोष्ठ जो होता है वह ऊतकों का मांसल वलन होता है, मतलब जो ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, वहाँ पे त्वचा रूपी जो ऊतक है वो फोल्ड हो जाते हैं, और वहाँ पे क्या बनता है, ये संरचना बनती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृहद भगोष्ठ, या अपन इसे क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। जो जगन सेल से नीचे तक क्या होते हैं, फैले रहते हैं, और योनि द्वार को क्या कहते हैं, घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ जो होता है वह ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, और यह वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। यह कहाँ पाया जाता है, वृहद भगोष्ठ के नीचे देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया वृहद भगोष्ठ, और इसके जस्ट नीचे जो मिलेगा वो कौन मिलेगा, आपका लघु भगोष्ठ। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से बंद होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, योनि छद कहते हैं, या इसे अपन हाइमन कहते हैं। बगसेफ एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। तो जो 2 वृहद भगोष्ठ होते हैं उसके मतलब दोनों वृहद भगोष्ठ जहाँ पर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, दोनों वृहद भगोष्ठ जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक संरचना मिलती है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लाइटोरिस बोलते हैं या बगसेफ बोलते हैं। योनिछद क्या होता है, योनिछद प्राय पहले मैथुन के दौरान क्या होता है, फट जाता है। हालांकि होता क्या है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार जो मैथुन कर रहे हैं उसके कारण ये फटेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार कभी तेज़ धक्का लग जाता है, अचानक से कोई महिला, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई
लड़की जो है वो गिर जाती है, या इसके अलावा जैसे कि अपने जो घुड़सवारी करती है कोई लड़की, जैसे मान लीजिए घुड़सवारी कर रही है, साइकिल चला रही है, या खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भागीदारी वो निभा रही है, तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, फट सकती है। तो इसका होना या ना होना किसको नहीं बताता, इसका होना या ना होना कौमार्य या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचन नहीं माना जा सकता। इसके बाद अपने आते हैं क्या, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण होती हैं। तो जिन मादा के अंदर, तो बेसिकली जो स्तन ग्रंथियां होती है वो मनुष्य में, नर में भी पाई जाती हैं, लेकिन नर में तो क्या होती है, असक्रिय होती है, जबकि मादा के अंदर क्या होती है, कार्यशील होती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कार्यशील स्तन ग्रंथि जो होती है वो सभी मादा स्तनधारियों का एक वास्तविक अभिलक्षण माना जाता है। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं, ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में क्या होती है, वसा पाई जाती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट, अब यहाँ से ध्यान लगने की कोशिश करना। तो प्रत्येक स्तन का जो ग्रंथिल उत्तक है, पहली चीज जो स्तन होते हैं या स्तन ग्रंथियां होती है वो कैसी संरचना होती है स्टूडेंट, युग्म संरचना। किससे मिलकर बनती है, ये ग्रंथिल उत्तक और साथ ही साथ वसा से मिलकर बनती है। तो प्रत्येक स्तन का जो ग्रंथिल उत्तक है वो कितने स्तन पालियों से मिलकर बना होता है, 15 से 20 पालियों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोपिका कहते हैं। कोपिकाओं की कोशिकाओं से क्या होता है, दूध स्रावित होता है। तो कहाँ से दूध स्रावित होगा, कोपिकाओं से दूध स्रावित होता है, जो कोपिकाओं की गुहा यानी कि अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कोपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। तो प्रत्येक पाली की जो क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं। और कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। ये जो तुम्बिका होती है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन बेसिकली जो भार होता है, जिसे अपन चुचुक बोलते हैं, ये चुचुक किस द्वारा क्या होते हैं, जो दूध है उसका दूध का स्त्रावण क्या होगा, बाहर की तरफ किया जाएगा। अगर अपन लोग इस डायग्राम को देखें अच्छे से, देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम को अगर अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि आपको यहाँ पर ये वाला जो भाग है वो किसका दिखाई दे रहा है, वसा का। वसा के अंदर यहाँ पर वसा वाला भाग और अंदर की तरफ क्या पाई जा रही है, ये पाली। ये कौन सी पालियाँ, स्तन पालियाँ। स्तन पालियाँ जो है वो किस में खुल रही है बेटा, स्तन कोपिकाओं में खुल रही है। ये देखिए स्तन कोपिकाएं, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्तन, ये जो स्तन कोपिकाएं होती हैं वो फिर किस में खुल रही है बेटा, स्तन नलिकाओं में खुल रही है, एम्पुला में, ठीक है जी। इसके बाद इसके आगे का भाग जो बड़ा भाग है उसको अपन ने तुम्बिका कहा। तुम्बिका जो है वो फिर तुम्बिका वाले जो भाग है वो आगे चल के इसमें खुल रहे हैं बेटा, दुग्ध वाहिनी में। और ये सारी दुग्ध वाहिनियां जो है वो फिर एक भाग में खुल रही है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, चुच्चक या स्तनाग्र या निप्पल इनको कहा जाता है, जहां से दूध का स्रावण किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आ गई स्तन ग्रंथियों की। अब बात आती है बेटा बार्थोलिन। बार्थोलिन ग्रंथियां क्या होती है, तो देखिए स्टूडेंट, बार्थोलिन ग्रंथियां जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो लेबिया मेजोरा होती है उसके ऊपर ये देखने को मिलती है। इनकी जो साथ इनकी जो आकृति होती है वो सेम के बीज के समान आपको देखने को मिलती है। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, एक जोड़ी संख्या इनकी देखने को मिलती है, मतलब संख्या में ये 2 देखने को मिलती है। ये क्या करते हैं, कोइटस के दौरान, मतलब कि मैथुन के दौरान ये क्या करते हैं, मैथुन के दौरान ये स्नेहन का मतलब स्नेहन प्रदान करने का कार्य करते हैं, चिकनाहट प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसा कि बल्बोरेथल ग्रंथियां नर में कर रही थी, वैसा ही काम बार्थोलिन किस में करेगी, याद रख लेना स्टूडेंट। बार्थोलिन ग्रंथि है ये कौन सी ग्रंथि है, बार्थोलिन। तो बार्थोलिन ग्रंथि तो मादा में क्या करती है, स्नेहन प्रदान करने का कार्य करती है, जबकि नर में कौन स्नेहन प्रदान करने का कार्य करता है, तो स्नेहन प्रदान करने का कार्य बल्बोरेथल ग्रंथियां करती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे युग्मक जनन के बारे में। किसके लिए स्टूडेंट, युग्मक जनन के बारे में। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।